टैक्स रिटर्न के हवाले से इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की इतनी ही अहमियत है जितनी आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसे जाके अगर अपनी प्रॉपर बीमारी की तफसील नहीं बताएंगे, उसे सारे के सारे सिम्टम्स नहीं बताएंगे, तो ना तो डॉक्टर प्रॉपर एनालाइज कर सकता है और ना ट्रीटमेंट कर सकता है। इसी तरह से टैक्स रिटर्न के हवाले से भी आपको अपने कंसल्टेंट को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आज हम देखेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बगैर अगर हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारी रिटर्न में डेफिशिएंसी रहने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। सबसे पहले हम वो इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं जो टैक्स पेयर को अरेंज करके खुद से अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए रखनी है या उसको अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करनी है। उसमें सबसे पहले अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो फिर आप सैलरी के केस में ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप उसे सैलरी की डिटेल देते हैं, परक्विजिट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको पेंशन की कोई ग्रेचुटी की कोई अमाउंट है, मंथ वाइज जो एम्प्लॉयर आपको विदहोल्डिंग टैक्स का सर्टिफिकेट देता है आप उसको वो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर हम 2024 की बात करें तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक की आपको उसको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो फिर आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करनी है और बिजनेस की स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करनी है। अच्छा, आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं जिनमें आपकी सैलरी जा रही होती है, या सैलरी के अलावा भी अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको पूरे बैंकों की साथ विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करने हैं। अगर आप फाइलर हैं तो इस वक्त टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा, लेकिन किसी भी अकाउंट में आपने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है या कोई इस किस्म की ट्रांजैक्शन है तो उसके ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हो सकता है। तो आपने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बैंक विद होल्डिंग सर्टिफिकेट्स। फिर आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल देनी है, बच्चों की जो एजुकेशन की डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है, जो लोकल में बच्चे आपके स्टडी कर रहे हैं, कुछ फ़ॉरेन के लिए गए हुए हैं। फिर आपने अपने यूटिलिटीज़ के जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिजली के जो बिल हैं वो आपने कंप्लीट प्रोवाइड करने हैं। कोशिश करें कंसल्टेंट को जो लास्ट मंथ्स के आपके जून के जो बिल हैं वो दे दें। उनके अंदर यूजुअली पिछले 12 महीनों की डिटेल जो है वो आ रही होती है, तो कंसल्टेंट वहाँ से उठा लेगा। लेकिन सेपरेट डिटेल्स की ज़रूरत इस वक्त इसलिए भी होती है कि उसके अंदर भी आपका एडवांस इनकम टैक्स पड़ा हुआ होता है। तो अगर आप सारे 12 महीनों के आप उनको बिल्स प्रोवाइड करेंगे तो कंसल्टेंट के लिए आसान होगा कि वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स उसमें से डिटरमिन कर सके और आपकी टैक्स रिटर्न में उसको शामिल कर सके। इन्हीं के विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या आप बिजनेस पर्सन हैं, ईओपी हैं, कंपनी हैं, कुछ भी हैं आप, तो फिर आपको अपनी गुड्स की सेल की पूरी डिटेल प्रोवाइड करनी है, जो आपने बिजनेस के लिए सप्लाईज की हैं वो प्रोवाइड करनी है। और फिर आपको जो बिज़नेस के बिल्स हैं, लेस्को, फेस्को, गैपको, बहरिया, और फिर आपके जो सेलुलर ऑपरेटर्स हैं उनकी, और अगर आपका कोई व्हीकल है, व्हीकल हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि जो लोग कोई भी फॉरेन ऑपरेशंस मेंटेन करते हैं जिनसे उनकी कोई फॉरेन इनकम जनरेट होती है या कोई फॉरेन एसेट आप रखते हैं, तो आपकी अगर फॉरेन इनकम $10,000 से ज़्यादा है या आपका कोई फॉरेन एसेट $1,00,000 से ज़्यादा है, तो फिर आपको एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी है 116A की। अदरवाइज़ अगर आप वो स्टेटमेंट फाइल नहीं भी करते तो आपको अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है जो आप 114 के तहत देते हैं उसमें भी आप अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर कर दें तो कुछ हद तक ये चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन आपको उसको डिटेल अपने कंसल्टेंट को ये भी प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर है या आप कोई बिल्डिंग मेंटेन करते हैं जहां से आप रेंटल इनकम अर्न करते हैं, तो फिर आपको, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो फिर आपको सैलरी के साथ ये रेंटल इनकम देनी है। अगर आप सिर्फ रेंटल इनकम मेंटेन करते हैं तो फिर आपको रेंटल की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर उसके साथ आपको एक्सपेंसेस देने हैं। इसमें आपको 1/5 जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउ हो जाना है और बाकी जो है वो आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको एडजस्ट करेगा। उसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज़ की है तो वो आपने खुद उसको बताना है, ठीक है, कि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी सेल की है या ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बाय की है। वो अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स जो रिटर्न है उसके अंदर से उनका इफेक्ट भी कैलकुलेट करेगा और जो कैपिटल गेन या लॉस होगा उसको भी वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा और अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल गेन या लॉस
आपको वर्कआउट करके कैलकुलेट करके देगा। उसके अलावा जो लेटेस्ट प्रोविजन टी 2022 में आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है कि आपकी जो 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू है उसको गवर्नमेंट रेंट कंसिडर कर लेती है और उस रेंट के ऊपर 20% गवर्नमेंट टैक्स लेती है। याद रखिए, ये इस टैक्स जो रेंटल इनकम है इससे डिफरेंट है। ये आपके कैपिटल एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाया गया है। कैपिटल एसेट से मुराद कोई भी प्रॉपर्टी है जो बिजनेस प्रॉपर्टी ना हो। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस मौजूद हैं। एक, कैपिटल एसेट जिसके अंदर आप रह रहे हैं वो एग्जाम्प्ट है, और जिसके अंदर 236K यानी जो उसी साल प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो भी एग्जाम्प्ट है, और अगर आपकी कोई एग्री ज़मीन है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। बाकी आपने प्रोवाइड करनी है और इसका आपने एक सेपरेट फॉर्म भी फिल करना है। बिजनेस रिसीट्स आपने प्रोवाइड करनी है सारी, फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि कंसल्टेंट ने आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गई हुई है, क्योंकि SRO 350 के तहत अगर आप अपनी बैलेंस शीट सबमिट नहीं करेंगे तो आप सेल टैक्स रिटर्न में प्रॉब्लम आ जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम आपने प्रोवाइड करनी है, और अगर साथ आपने कोई एग्रीकल्चर टैक्स जो आप चालान 32 के ऊपर पे करते हैं, अगर आपने वो पे किया हुआ है लोकल DC को तो आप वो भी प्रोवाइड करेंगे। वो उस टैक्स की बेस के ऊपर आपकी जो वेल्थ है वो अकॉर्डिंगली अमेंड की जाएगी। फॉरेन रेमिटेंसेस, होम रेमिटेंसेस कोई भी आपको आई हैं तो आप वो उसके अंदर शामिल करेंगे। इसमें आपको पता है ₹5 मिलियन एक साल तक अगर आती हैं तो उनके ऊपर सोर्स गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती। उससे जब इंक्रीज़ होते हैं तो आपसे गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकती है। आपने कोई भी गाड़ी खरीदी है या बेची है वो भी बताएं। और गाड़ियों से रिलेटेड 3 किस्म के टैक्स हो सकते हैं। आपने कोई गाड़ी परचेज़ की है तो उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स आ रहा होगा। आपने कोई गाड़ी ट्रांसफ़र की है यानी बेची है या ख़रीदी है तो भी उसके ऊपर इनकम टैक्स आ रहा होगा। और अगर आपने गाड़ी के टोकन टैक्स की एनुअल रिन्यूअल करवाई है तो उसके अंदर भी आपका विथहोल्डिंग टैक्स आ रहा होता है, जो आपने अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करना है या आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आपने वो लेना है। आपने कोई हाउस कंस्ट्रक्शन या परचेज़ के लिए लोन लिया था तो वो आपने लोन भी डिक्लेयर करना है, और उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे की है बैंक को वो भी डिक्लेयर करनी है। उसके ऊपर पहले क्रेडिट अवेलेबल होते थे, अब आपने तो ये वो डिटेल है जो बिजनेस इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करनी है। सेल्स टैक्स रिटर्न दें जिस भी 12 महीनों की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ज़कात जो है वो अगर एक प्रॉपर तरीके से अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस दी जाए तो वो ज़कात डिडक्टेबल होती है, इवन सैलरी इनकम के अगेंस्ट भी, लेकिन अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस तो अगर आपने पे की है तो वो आप मेंशन करें, उसका आपको डिडक्शन मिलेगी। अदरवाइज आप इसको एज एन एक्सपेंस तो क्लेम कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको खुद से डिटरमिन करना है कि कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। एक प्रोविजन लॉ के अंदर ये भी है कि आपने अपने सारे के सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर करने हैं। इसके ऊपर पेनल्टीज़ भी अवेलेबल हैं, इसलिए अपने सारे के सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट भी दें और क्लोजिंग बैलेंस भी दें ताकि वो अकॉर्डिंगली उनको डिक्लेयर कर सके। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपको आईआरएस अकाउंट में अवेलेबल होती है, लेकिन याद रखिए सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना हमने, उस इन्फॉर्मेशन को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप अपना अकाउंट खोलें या आप अपने कंसल्टेंट को कहें कि जी मेरा MIS का जो फोल्डर है उसमें से इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करें। आप MIS के फोल्डर पे जाते हैं तो आप वहाँ से अपने जो मालूमात का फ़ोल्डर है डायरेक्ट उसमें भी आ सकते हैं। मालूमात के फ़ोल्डर के अंदर आपके पास डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप पेमेंट्स एंड विदहोल्डिंग्स भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड मेंटेन कर रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज़ की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप बिज़नेस करते हैं और अगर आपका VBOC या PSW बना हुआ है तो उसकी भी काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। फिर आपके इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी पड़े होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स भी होते हैं, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशंस भी होती हैं, बैंक विदड्रॉल्स भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अभी तक प्रॉपरली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपने सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड नहीं करना, आपने इनको प्रॉपरली रिकंसाइल करना है जो आपकी अपनी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है और फिर आगे लेके चलना है। अगर इसमें से हम सिर्फ
MIS के अंदर अगर हम बात करें तो आप MIS के फोल्डर से इंफॉर्मेशन के फोल्डर में जाएंगे। इंफॉर्मेशन में आपने यहाँ पे इस पेमेंट डिटेल को सिलेक्ट करना है। पेमेंट डिटेल्स में अगर आप चाहें तो अपनी डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप कंप्लीटली यहाँ पे सर्च कर लें और यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेल में डाउनलोड करें। आप एक्सेल क्लिक करेंगे, आपका डाटा डाउनलोड होगा और वो यहाँ पे आपके इंटरनेट के बार में चला जाएगा। इस फॉर्म में डाटा आपके पास आ जाएगा। वो पूरा डाटा भी आ सकता है, अगर आपने डेट वाइज दी है तो डेट वाइज आएगा, अगर आपने पूरा सिलेक्ट किया है तो फिर आपको अपने जो रेलेवेंट पीरियड है उसका डाटा फिल्टर आउट कर लेना है। आप 1 जुलाई से लेके जो 2023 से लेके जून 2024 तक का जो डाटा है वो आपने प्रोवाइड करना है अपने कंसल्टेंट को, ताकि वो प्रॉपरली प्लान कर सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी वाइटल होती है कि इसमें से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्ड वीडियोज़।